हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम अपना जो बीएससी सेकेंड ईयर का बॉटनी का जो सेकंड पेपर है, डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक्स ऑफ सीड प्लांट, डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक्स ऑफ सीड प्लांट एंजियोस्पर्म, और उसमें भी हम कौन सा एंजियोस्पर्म वाले पेपर को हम पढ़ रहे थे। और इसके अंदर जो हमने हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कई टाइप के इंटर स्पेसिफिक कैटेगरीज को देखा था, अंतरजातीय वर्गकों को समझा, जैसे बायोटाइप है, इकोटाइप है, ठीक है ना, ईकेट्स है। अब इसके बाद में जो हमारा चौथा आता है वो आता है किस्म या वैरायटी। चौथा हमारा जो फोर्थ नंबर का जो था वो कौन सा रह गया था हमारा, बाकी किस्म, और किस्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैरायटी। वैरायटी, VARIETY, ठीक है ना। किस्म किसी उपजातीय संवर्ग की पहचान, किस्म किसी उपजातीय संवर्ग की पहचान बहुत पहले ही लीनियस के द्वारा कर ली गई थी, ठीक है ना, बहुत पहले ही लीनियस के द्वारा इसको पहचान लिया गया था। अब हम बात करते हैं भैया कि परिभाषा, किसी जाति के अंतर्गत पाए जाने वाले, किसी जाति के अंतर्गत, देखो जनरली हम किस तक पढ़ते हैं, जनरली हम स्पेसीज तक की बात करते हैं, जनरली हम कहाँ तक बात करते हैं, स्पेसीज तक बात करते हैं। लेकिन हम स्पेसीज के बाद में भी यदि हम देखें तो कई बार हमको, जैसे हैकल के द्वारा जब वर्गीकरण दिया गया, तो हैकल के द्वारा वर्गीकरण दिया गया तो हैकल ने, और 3 जगत जब प्रणाली दी गई तो उसमें जाति का, किस्म का वर्णन किया गया, किसके बारे में बताया गया था, किस्म के बारे में बताया गया था। अब हम इसमें देखते हैं कि किसी भी जाति के अंतर्गत पाई जाने वाली किसी भी स्तर की भिन्नताओं युक्त, किसी भी जाति के अंदर पाई जाने वाली किसी भी स्तर की भिन्नताओं युक्त पादप समूह को किस्म या वैरायटी कहते हैं। किस्म वर्गक समय समय पर कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे उपजातीय है, ठीक है ना, उपजातीय, सब स्पेसीज है, सेमी स्पेसीज है। इसमें हम जैसे नामकरण देते हैं, एक हम देते हैं गोभी का, तो गोभी को हम क्या कहते हैं, ब्रेसिका ओलेरेशिया। लेकिन गोभी 3 टाइप की आती है, जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी और गांठ गोभी है। गांठ गोभी हमारे यहाँ पर नहीं आती है, ये कई दूसरे राज्यों में, जैसे हम नॉर्थ में जाएं तो जम्मू कश्मीर के अंदर गांठ गोभी बहुत चलती है, जिसको हम नाम देते हैं, वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में कड़म बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर क्या बोला जाता है, कड़म बोला जाता है। गांठ गोभी हमारे यहाँ पर नहीं आती है। लेकिन गोभी की 2 वैरायटीज, फूल गोभी और पत्ता गोभी, तो हम देखते ही हैं। तो इनका जब हम बॉटनिकल नाम प्रस्तुत करेंगे तो बॉटनिकल नाम देंगे हम इनका ब्रेसिका ओलेरेशिया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भैया जैसे गोभी का नामकरण किया जाए तो गोभी 3 टाइप की आती है भैया, फूल गोभी, एक आती है हमारी कौन सी, पत्ता गोभी, एक कौन सी आती है भैया, पत्ता गोभी, और एक आती है हमारी कौन सी, गांठ गोभी। कौन सी आती है, गांठ गोभी। अब हम इनकी बात करें तो भैया सामान्य नाम जो इनके इंग्लिश में होते हैं ना, ये तो हमारे इंडिजीनियस नेम है, लोकल नेम है, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी। लेकिन यदि हम इनके सामान्य इंग्लिश में नामों की बात करें तो फूल गोभी को कहते हैं कॉलीफ्लावर, फूल गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलीफ्लावर, ठीक है ना, FLOWER, कॉलीफ्लावर। पत्ता गोभी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, कैबेज, CABBAGE, कैबेज कहते हैं। अब गांठ गोभी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉल, गांठ गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉल, ठीक है ना। अब हम इनके वानस्पतिक बॉटनिकल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि इनका देखो वंश और जाति तो तीनों की सेम ही होंगी, ब्रेसिका ओलेरेशिया, वंश और जाति तो तीनों की सेम ही होंगी, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ठीक है ना, ब्रेसिका ओलेरेशिया। तो इसी प्रकार से हम तीनों के अंदर लिख लेते हैं इस चीज़ को, तो इन तीनों के अंदर ही लिख लेते हैं वंश और जाति का, इनका नाम तो क्या होगा, सबका समान होगा, ब्रेसिका ओलेरेशिया, और इसका भी सेम होगा गांठ गोभी का, ब्रेसिका ओलेरेशिया।
अब आप कहोगे साहब के फूल गोभी देख रखी है, गांठ गोभी देख रखी है, तो ये फूल गोभी देख रखी है, पत्ता गोभी देख रखी है, गांठ गोभी कैसी होती है? देखो गांठ गोभी में क्या होता है कि एक नीचे इस टाइप से आलू के समान संरचना होती है और फिर उसमें से क्या होते हैं भैया, फिर उसमें से पत्ते निकले हुए होते हैं इस तरीके से, जिनको हम काट के फेंक देते हैं और सब्जी केवल इसी भाग की बनाई जाती है। तो ये इसके बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में वंश और जाति आ गई ब्रेसिका ओलेरेशिया। अब हम त्रिनाम पद्धति के अनुसार क्या करेंगे भैया, तीनों के बाद में शॉर्ट में क्या लिखेंगे भैया, वैरायटी, वैरायटी, और ये इसके बाद में भी क्या लिखेंगे, वैरायटी। अब इसकी वैरायटी कौन सी होती है, फूल गोभी की वैरायटी होती है बॉट्राइटिस, फूल गोभी की वैरायटी बॉट्राइटिस, ठीक है ना। फूल गोभी की वैरायटी कौन सी होगी भैया, बॉट्राइटिस। इसकी कौन सी होती है भैया, पत्ता गोभी की कैपिटाटा, पत्ता गोभी की कौन सी होगी भैया, कैपिटाटा। और गांठ गोभी की जो वैरायटी होती है वो होती है गोंजी लोट्स, गोंजी, इसकी वैरायटी कौन सी होगी भैया, गोंजी लोट्स इसकी वैरायटी होगी भैया। अब ये जो वैरायटीज़ है ना, इन वैरायटीज़ के बेसिस पर ही इन तीनों को हम नामकरण के द्वारा पहचान सकते हैं, ओनली ब्रेसिका ओलेरेशिया के द्वारा नहीं पहचान सकते, ओनली ब्रेसिका ओलेरेशिया के द्वारा हम नहीं पहचान सकते। तो इस बात का हमको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक। अब हम देखते हैं आगे कि ये हमारा ये कंप्लीट हो गया कि हमारे अंतर्जाति की ये वर्ग कंप्लीट हो गए। अंतर्जातीय वर्गकों में हमने ये देखा कि इको टाइप है, बायो टाइप है, ठीक है ना, इकोफेन या इकेट्स है, और एक हमने चौथा हमारा जो अंतर्जातीय वर्गक था कौन सा, किस्म या वैरायटी, जिसके आधार पर जब हम त्रिनाम पद्धति काम में लेते हुए वर्गीकरण करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अंतर्जातीय वर्गकों के बाद में अंतर्जातीय वर्गक जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमी की, ठीक। अब हम देखते हैं हायरार्चिकल ऑर्डर्स, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम जब वंश पढ़ेंगे तो सबसे पहले जब हम किसी भी, हमारे इस पेपर के अंदर 16 फैमिलीज़ दी गई हैं, कितनी, 16 फैमिलीज़ दी गई हैं। अब इन 16 फैमिलीज़ को जब हम पढ़ेंगे तो इन 16 फैमिलीज़ में क्या होगा भैया, इन 16 फैमिलीज़ के अंदर सबसे पहले जब हम किसी भी फैमिली को स्टार्ट करेंगे, किसी भी फैमिली को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसके बारे में क्या लिखेंगे, हैबिट एंड हैबिटेट। सबसे पहले उस फैमिली के किसी एक मेंबर को लेंगे, ठीक है ना, जो हमारे लिए उस फैमिली का एक प्रकार से टिपिकल मेंबर होगा, यानी प्रारूपिक मेंबर होगा, जिसके आधार पर उस फैमिली के अधिकांश लक्षणों को हम पढ़ सकें, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे भैया, उस फैमिली के एक मेंबर को लेते हुए, उस मेंबर का अध्ययन करते हुए सबसे पहले हम हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में लिखेंगे। फिर हम बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, और क्लासिफिकेशन में काम में आने के लिए, क्लासिफिकेशन लिखने के लिए कुछ हायरार्चिकल ऑर्डर्स को हम काम में लेंगे, कुछ पदानुक्रमों को हम काम में लेंगे। वो पदानुक्रम हमको पता होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश उनकी दोनों की टर्मोलॉजी हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम कायिक लक्षणों को लिखेंगे। कायिक लक्षण में जैसे रूट, स्टेम एंड लीफ, इन तीनों के बारे में लिखेंगे कि जड़ किस प्रकार की है, तना किस प्रकार का है, पर्ण किस प्रकार की है, ठीक। फिर इसके बाद रूट, स्टेम एंड लीफ जब तीनों ये क्लियर हो जाएंगे तो हम पुष्पीय लक्षण चालू करेंगे। पुष्पीय लक्षणों में पहला पॉइंट होगा हमारा पुष्पक्रम, ठीक है ना, इन्फ्लोरोसेंस। पुष्पक्रम के बाद में हम लिखेंगे उसमें, पुष्पक्रम के बाद उस फैमिली में हम बाह्य दलपुंज कभी कभी देखने को नहीं मिले, जैसे अनुबाह्य दलपुंज मिल रहे तो अनुबाह्य दलपुंज है। दलपुंज और बाह्य दलपुंज एक समान हो गए तो पेटेलॉइड कंडीशन आई, बाह्य दलाभ और इस प्रकार की जो कंडीशंस आएंगी उनके बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद में जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएंगे बाह्य दल, फिर उसके बाद हम पुमंग है, जायांग है। फिर उसके बाद पुमंग और जायांग जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फल और बीज किस प्रकार के हैं वो लिखेंगे। फिर इसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम हमारा FF और FD, फ्लोरल फार्मूला
और सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लोरल फार्मूला, और फिर फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। फिर उसके बाद में उस फैमिलीज़ के मेंबर्स को देखेंगे कि इस फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनकी सबकी डिटेल लिखेंगे हम कि एडिबल के लिए खाने योग्य भाग, खाने के काम में कौन कौन से पादप काम में आ रहे हैं, ठीक है ना, और औषधीय पादप कौन कौन से हैं, रंजक देने वाले डाइस प्रदान करने वाले पादप कौन कौन से हैं, ठीक है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन कौन से हैं। और जब प्लांट्स उस फैमिली के सभी प्लांट्स को हम देख लेंगे कि ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये मेडिसिनल प्लांट है, ये एडिबल प्लांट्स हैं, ठीक है ना, ये मसाले प्रदान करने वाले प्लांट्स हैं, तो इस प्रकार से जब हम उसको ख़त्म कर देंगे, यानी उसका इकोनॉमिक आर्थिक महत्व लास्ट में लेते हुए उसको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन हमारा जो पहला जो सबसे मेन पार्ट होगा जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे वो हमारा होगा बेंथम एंड डुकर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण प्रणाली में काम में ली जाने वाली पदानुक्रम या हायरार्चिकल ऑर्डर्स, जिनको हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी चूँकि हमने इंटर स्पेसिफिक कैटेगरीज, वंश, जाति और इनकी संकल्पना को हम समझ रहे हैं, तो इनकी संकल्पना को जब हम समझ रहे हैं तो हमको ये भी समझना ज़रूरी हो गया कि अब हम उनके पदानुक्रम को समझे। अब हम उनके पदानुक्रम को समझ जाएं, तो इस प्रकार जब हमको पदानुक्रम समझना ज़रूरी हो गया तो इन पदानुक्रम को समझने के लिए पहले हम एक एक स्टेप्स में इनको लिख लेते हैं। और वर्गीकीय जो वर्ग होंगे यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होंगी, ठीक है ना, आप घबराइए मत किसी भी प्रकार से, ये पेपर उतना ही सिंपल है जितनी आपने 11th के अंदर जो हम 4 फैमिलीज पढ़ करके आए थे। सिर्फ अंतर ये है कि अब हम उनके छोटे छोटे कंसेप्ट को समझ रहे हैं, और छोटे छोटे कंसेप्ट को समझने के अलावा हम अब टैक्सोनॉमी में थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, टैक्सोनॉमी को हम डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा डिटेल्ड में पढ़ने के अलावा अब हमारे पास फैमिलीज़ की जो संख्या है वो पहले 4 थी, अब 16 हो गई है, ठीक है ना। 16 क्या, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ 20 हो गई है, क्योंकि 16 तो हमारी टोटल फैमिलीज़ ही हैं जो 4th यूनिट और 5th यूनिट में है। और 4 फैमिलीज़ ये वो हम प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की फैमिलीज़ पढ़ेंगे, जैसे रेननकुलेसी है, बार्बेरेसी है, निम्फिएसी है और मैग्नोलिएसी है। तो 16 और 4 20 फैमिलीज़ हमको इस पेपर में पढ़नी है। तो यानी 3 यूनिट्स तो हमारी, ये मान के चलिए आपके, हमारी 3 यूनिट्स तो किसकी हैं, हमारी 3 यूनिट्स तो फैमिलीज़ की हो गई। फर्स्ट यूनिट, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में एक ही लाइन है, प्रिमिटिव मेंबर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, तो उसमें प्रिमिटिव मेंबर्स में कौन कौन सी फैमिलीज, यही 4 फैमिलीज, रेननकुलेसी है, मैग्नोलिएसी है, बार्बेरेसी और निम्फिएसी है, ये 4 फैमिलीज हम पढ़ेंगे। इन 4 फैमिलीज के अलावा हमारे पास में 4th यूनिट और 5th यूनिट में 16 फैमिलीज रह गई। अब हमारे पास 2nd और 3rd यूनिट ही तो बचती है। 2nd और 3rd यूनिट के अंदर टैक्सोनॉमी के कंसेप्ट हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, और इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा यदि हमको परेशानी आएगी तो वो बेंथम एंड डुकर के वर्गीकरण में आएगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यदि हमको परेशानी आएगी तो बेंथम एंड डुकर के वर्गीकरण में आएगी। आप उसके बारे में निश्चिंत रहिए, मैं आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स दूंगा, और इसके अलावा हम यहाँ पर बोर्ड पर एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो वर्गीकीय वर्गों के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो वर्गीकीय वर्गों को में एक फैमिली में आपको, एक फैमिली के अकॉर्डिंग हम ये भी देखेंगे कि हम क्रूसीफेरी का अभी एज ए एग्जाम्पल क्रूसीफेरी को लेते हुए वर्गीकीय वर्गों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो पहला आता है हमारे पास में संघ। पहला कौन सा आता है हमारे पास में, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एक बार आपको बता देता हूँ कि वर्गीकीय वर्ग कौन कौन से होते हैं। वर्गीकीय वर्ग, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जब हम किसी फैमिली का नाम लिखते हैं तो उस फैमिली में कौन कौन से नाम आएंगे, उस फैमिली में कौन कौन से नाम आएंगे। जैसे पहला आता है हमारा संघ, और संघ को इंग्लिश में कहते हैं हम डिवीजन। पहला कौन सा आएगा हमारा, संघ, और संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, डिवीजन, ठीक है ना। संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, डिवीजन, ठीक है ना। तो संघ में आता है भैया एंजियोस्पर्मी। कौन सा आता है भैया, संघ को इंग्लिश में क्या लिखेंगे भैया, इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, MEAE, एंजियोस्पर्मी, MEAE,
ए है ना, MAE है ना, MAE एंजियोस्पर्मी, ठीक है ना। संघ कौन सा हो गया हमारा, एंजियोस्पर्म्स, यानी हम कहने का मतलब एंजियोस्पर्म की फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पहले पॉइंट से ही क्लियर हो जाता है, यानी आवृत बीजी है। हम जो फैमिली को पढ़ेंगे ना, जिसको एज ए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वो कैसी है भैया, आवृत बीजी है। यदि कोई हिंदी में इसको समझना चाहे तो एंजियोस्पर्म को हिंदी में क्या कहेंगे भैया, आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म को हिंदी में क्या कहेंगे हम, आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म को हम हिंदी में क्या कहेंगे भैया, आवृत बीजी। ठीक, अब हम देखते हैं भैया आगे क्या होगा इसमें। एंजियोस्पर्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आवृत बीजी कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, संघ के बाद हमारा दूसरा आएगा भैया उपसंघ या सब डिवीजन। दूसरा कौन सा आएगा हमारा, उपसंघ। दूसरा कौन सा आएगा हमारा, उपसंघ, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया हम, सब डिवीजन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब डिवीजन। अब इसमें सब डिवीजन कौन सा होगा भैया, सब डिवीजन होगा कि एंजियोस्पर्म को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। मैंने आपको आइकलर के वर्गीकरण में बताया था कि आइकलर ने एंजियोस्पर्म को दो भागों में और फर्दर डिवाइड कर दिया था। फर्दर और डिवाइड किया गया एंजियोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के तौर पर। और मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि डाइकोट तो कैसे हैं भैया, डाइकोट प्रिमिटिव हैं और मोनोकोट एडवांस हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोनोकोट अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब हम जिस फैमिली को पढ़ रहे हैं वो एंजियोस्पर्म की कैसी फैमिली है, डाइकोटिलिडोनी। कैसी है भैया, यहाँ पर सब डिवीजन क्या लिखेंगे हम, डाइकोटिलिडोनी, डोनी NAE, डाइकोटिलिडोनी, ठीक है ना। अब डाइकोटिलिडोनी को अब यदि हम हिंदी में समझना चाहें तो द्विबीजपत्री। कैसी फैमिली है भैया ये, द्विबीजपत्री। कैसी फैमिली है, द्विबीजपत्री फैमिली है। ठीक, अब हम द्विबीजपत्री की बात करते हैं भैया। ये हमारा उपसंघ हो गया द्विबीजपत्री। अब हम देखते हैं भैया कि बाह्य दलपुंज, हम दलपुंजों की स्थिति के आधार पर देखते हैं कि अब इसमें क्लास बनेंगी। अब डाइकोटिलिडोनी के अंदर भी हमने क्या बना दी थी, आगे ये हम जब बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में आएंगी ये चीज़ें, बहुत डिटेल में आएंगी। अब इसमें क्या आ जाएगा भैया, उपसंघ, उपसंघ। इसके बाद क्या लिखते हैं भैया हम, वर्ग। इसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ग। और वर्ग को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, क्लास। वर्ग को इंग्लिश में क्या लिखते हैं भैया, क्लास। अब क्लास कौन सी होगी भैया, क्लास हम इसके अंदर दो लिखेंगे, जैसे गैमोपेटेली है या पॉलीपेटेली है। पॉलीपेटेली का मतलब होता है पृथक दली, क्योंकि देखो जो पुष्प हमारा आवृत बीजियों का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो क्या होता है, पुष्प। अब पुष्प में क्या पाए जाते हैं, दल, ठीक है ना। दलों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, कोरोला, दल पुंज। अब कोरोला की सिंगल यूनिट यानी कहने का मतलब एक दल क्या कहलाता है, पेटल। एक दल क्या कहलाएगा, पेटल। जब ये आपस में अलग अलग होते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है पृथक दलीय अवस्था, पृथक दलीय अवस्था, और इसको हम कहते हैं पॉलीपेटेली। अब जब दल आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं हम संयुक्त दलीय अवस्था, और फिर हम इसको नाम देते हैं गैमोपेटेली, गैमोपेटेली, ठीक है ना। तो इस आधार पर दो क्लासेज हो जाती हैं इसमें, गैमोपेटेली और पॉलीपेटेली। इसी आधार पर यदि हम और देखें कि दल के अलावा बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं। बाह्य दलपुंज को हम इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। बाह्य दलपुंज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैलिक्स, ठीक है। अब बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में सम्मिलित रूप से कैलिक्स का, तो बाह्य दल का एक मेंबर यानी एक बाह्य दल क्या कहलाएगा, सेपल, SEPAL, ठीक है ना। दल क्या कहला रहा था, पेटल, PETAL, तो दल सेपल कहलाएगा। तो बाह्य दलपुंज सेपल कहलाया। तो जब बाह्य दल अलग अलग होते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलीसेपेलस, पॉलीसेपेलस। और जब बाह्य दल आपस में जुड़े हुए होते हैं यानी संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था पाई जाती है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, गैमोसेपेलस अवस्था कहलाती है। क्लियर। अब यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे भैया पॉलीपेटेली। ठीक, वर्ग कौन सा आएगा हमारा, पॉलीपेटेली, PETAL, PETALAE, पॉलीपेटेली। इसको हम लिखते हैं भैया पॉलीपेटेली। और पॉलीपेटेली को हिंदी में क्या लिखेंगे भैया हम, पृथक दली,
पॉलीपेटेली को हम हिंदी में क्या लिखेंगे, पृथक दलीय अवस्था, ठीक है ना। अब ये इस प्रकार से हम नहीं लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमको क्या होता है उससे डबल बर्डन हो जाता है। और ये एक बार मैं आपको अभी पहली बार समझा रहा हूँ, इस कारण मैं इस प्रकार से आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। यानी हमको इस प्रकार लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। आगे जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे तो उसमें हम कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे, उसमें हम कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे, ठीक। तो वर्ग इस प्रकार से हम करेंगे। फिर इसके बाद वर्ग के बाद अगला जो हमारा वर्गीकीय वर्ग आता है, जो हमारा अगला हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आएगी, वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी होगी हमारी, वो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी कौन सी, श्रेणी। अगली संघ, पहली तो संघ, दूसरी उपसंघ, तीसरी वर्ग और चौथी आती है हमारे पास में श्रेणी। और श्रेणी को हम इंग्लिश में लिखते हैं सीरीज। श्रेणी को इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे भैया, सीरीज लिखेंगे। अब सीरीज भी अब जब बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे सीरीज भी कई टाइप की आएंगी, जैसे थैलेमी फ्लोरी है, डिस्की फ्लोरी है, कैल्सी फ्लोरी है। जनरली हमको ये तीन ही सीरीज देखने को मिलेंगी। इनके यदि हम नाम को अभी अपने दिलो दिमाग में और जहन में बिठा लें तो ये हमको आगे बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी, थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी। तो अब जो हम फैमिली पढ़ रहे हैं उसमें उसकी जो सीरीज है वो कौन सी है, थैलेमी फ्लोरी। कौन सी है, थैलेमी फ्लोरी। थैलेमी, THALAMI, थैलेमी फ्लोरी, FLOR, थैलेमी फ्लोरी, FLORAE, थैलेमी फ्लोरी। इसको हिंदी में हम क्या लिखते हैं भैया, थैलेमी फ्लोरी ही लिखते हैं, थैलेमी फ्लोरी ही लिखते हैं। अब इनकी जो डिटेल्ड है वो मैं आपको जब वर्गीकरण पढ़ाऊंगा तब मैं बताता हुआ चलूँगा कि इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, थैलेमी फ्लोरी में, डिस्की फ्लोरी में और कैल्सी फ्लोरी में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं भैया अगला श्रेणी के बाद जो हमारा अगला वर्गीकीय वर्ग आता है, अगली जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है वो कौन सी आती है, गण। और इसको हम इंग्लिश में गण को क्या लिखते हैं भैया, गण को हम लिखते हैं भैया ऑर्डर। गण को क्या लिखेंगे, ऑर्डर, ठीक। अब हम ऑर्डर को देखते हैं कि भैया ऑर्डर जिस फैमिली को हम देख रहे हैं क्रूसीफेरी, उसका ऑर्डर कौन सा होगा भैया, पैराइटेलीज। कौन सा होगा, पैराइटेल्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मैं आपको जब ये इस पेपर को पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कुछ सफिक्स भी बताऊंगा कि इनमें कुछ सफिक्स काम में लिए जाते हैं। कि जैसे फैमिली है तो फैमिली लिखेंगे तो हम उसमें जब क्लास को लिखेंगे तो उसमें AE काम में लेंगे। AE ये हमारा सफिक्स है, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे प्रत्यय हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये सफिक्स हैं हमारे, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर में हमेशा क्या काम में लेंगे, एल्स काम में लेंगे, पैराइटेल्स। क्या लेंगे, अब हम क्या लिखेंगे भैया, पैराइटेल्स, पैराइटेल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो हम पैराइटेल्स लिखेंगे, लेकिन हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, पैराइटेलीज। हिंदी में क्या लिखेंगे हम, पैराइटेलीज। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये इंग्लिश में जो इनके इंग्लिश में जो हमारे ये सफिक्स हैं ये हमारे वर्गीकीय वर्ग यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में बिल्कुल फिक्स किए गए हैं। मैं आपको अलग से लिखा दूंगा ये सभी, यानी कि ऑर्डर के लिए एल्स काम में लेंगे, फैमिली के लिए EA काम में लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कुछ सफिक्स हैं। यदि AE लग रहा है तो वो फिक्स है कि ये फैमिली के ही टर्मोलॉजी है। यदि एल्स लग रहा है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारी गण की या ऑर्डर की, गण यानी कहने का मतलब ऑर्डर की ही टर्मोलॉजी है, ठीक है ना। पैराइटेल्स लिख करके हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये पैराइटेल्स लिख करके हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग हो जाएगा या फैमिली हो जाएगी, ठीक है ना। क्लास हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी, संघ हो जाएगा, उपसंघ हो जाएगा, ये हम कभी नहीं कह सकते। यदि हमने एल सफिक्स लगाया है तो ये निश्चित हो गया कि एल सफिक्स लगाने के बाद ये गण है, ऑर्डर है, ओके। अब हम ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर, ये इसका ज़रूरी नहीं है कि हम सब ऑर्डर लिखें, क्योंकि सब अप टू ऑर्डर तक ही क्लासिफिकेशन हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है ना। और मान्य भी यहीं तक होता है, एग्ज़ाम्स के अंदर भी यहीं तक पूछा जाता है। फिर इसके बाद आता है अगला कुल फैमिली। अगला कौन सा आएगा भैया, कुल। और कुल को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, फैमिली। कुल को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, फैमिली कहते हैं, ठीक। अब हम इसको फैमिली लिख लेंगे। अब फैमिली लिखने के बाद हम देखते हैं कि इस जो हम जिस फैमिली का अध्ययन कर रहे हैं वो कौन सी है, क्रूसीफेरी, ठीक है ना, क्रूसीफेरी। इसी को हम इसका क्रूसीफेरी
फेरी, FERAE। अब इसका नाम बदल दिया गया है, आजकल क्रूसीफेरी को ब्रेसिक्रेसी भी कहते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे क्रूसीफेरी को ब्रेसिक्रेसी अलग अलग फैमिलीज़ में बताता चलूँगा, दोनों नाम लिखाऊंगा। जैसे क्रूसीफेरी को ब्रेसिक्रेसी कहने लग गए, पेपिलियोनेटी को लेग्यूमिनोसी को फैबेसी कहने लग गए, ठीक है ना। कंपोजिटी को एस्ट्रेसी कहने लग गए, ठीक है ना। इसके अलावा ग्रेमिनी को पोएसी कहने लग गए। तो कुछ फैमिलीज हैं जिनके दो दो नाम हैं, तो उनको हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे देखते हुए चलेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं क्रूसीफेरी, देखा हमने एक फैमिली क्रूसीफेरी के बारे में पढ़ा, क्रूसीफेरी इस फैमिली के बारे में पढ़ा हमने क्रूसीफेरी के बारे में। तो क्रूसीफेरी, अब इसको हम इंग्लिश हिंदी में लिख लेते हैं, इसी का नाम क्रूसीफेरी, ये फैमिली हो गई, ठीक। अब इनके जो नामकरण का कारण था, ये क्रूसीफेरी के नामकरण का कारण था कि इसके अंदर क्रॉस फॉर्म में क्रॉस रूपी दलपुंज पाए जाते हैं, क्रॉस फॉर्म में दलपुंज पाए जाते हैं। मैंने ब्रैकेट में ये क्रॉस फॉर्म बना के आपको दिखा दी, ठीक। इस प्रकार से क्रॉस रूपी दलपुंज पाए जाते हैं। अब आता है इसमें वंश और जाति, ठीक है ना। अब फैमिली आ गई, तो किसी एक मेंबर को हम इसमें पढ़ेंगे, उसकी हम दोनों वंश और जाति के बारे में लास्ट में लिख लेंगे। वंश को तो हम कहते हैं जीनस, वंश को तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, जीनस, और जाति को स्पेसीज, क्योंकि इन्हीं के आधार पर तो हम क्या करते हैं, हमारा वानस्पतिक नामकरण बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे भैया रेफेनस सटाइवस, ठीक। वंश तो कौन सा होगा हमारा, रेफेनस, PHARAPHANUS, रेफेनस, ठीक। ये तो हमारा कौन सा हो गया भैया, रेफेनस तो वंश, रेफेनस तो हमारा क्या हो गया, वंश, और सटाइवस, ठीक है ना, SATIVUS, रेफेनस सटाइवस, ठीक, सटाइवस, रेफेनस सटाइवस का मतलब ये किसका नामकरण है। अब आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम मूली के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस देखते तो सरसों के बारे में पढ़ते, ठीक है ना। इसी प्रकार से आइबेरिस हमारा क्या होता है, चांदनी होती है। तो ये क्रूसीफेरी के मेंबर हैं। अब हम जब भी फैमिलीज पढ़ेंगे तो इस प्रकार से भैया डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज, और फिर इनके बारे में हम इसी प्रकार से लिखते हुए चलेंगे। एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडेनी, पॉलीपेटेली, थैलेमी फ्लोरी, पैराइटेल्स, क्रूसीफेरी, रेफेनस, सटाइवस, इनके बारे में इसी प्रकार से हम आगे इसी प्रकार से इनके बारे में हम आगे लिखते हुए चलेंगे, ठीक। हम अपनी क्लास को आज यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते हुए जाना है और अपने टैक्सोनॉमी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि आपकी जितने ज़्यादा टैक्सोनॉमी के कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको भविष्य में बॉटनी के कंसेप्ट उतनी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि टैक्सोनॉमी, विदाउट द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमी हम बॉटनी की किसी भी ब्रांच में अपने पैर नहीं जमा सकते। टैक्सोनॉमी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रांच है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन यदि आप इसको पूरी तन्मयता के साथ पढ़ेंगे तो टैक्सोनॉमी के कंसेप्ट आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।